नमस्कार। यूजीसी के मुद्दे पर बात चल रही थी, उसी श्रृंखला में ये एक आखिरी वीडियो जिसमें 2-4 बातें छूट गई थीं, वो और साझा करने के उद्देश्य से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और सबसे पहली बात ये ही समझ लेते हैं कि लाने की ज़रूरत क्या थी इसको। ठीक है, ज़रूरत होगी, लेकिन इस वक़्त जब देश में सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे बेरोज़गारी, महँगाई, एक आध कमीशन, एक आध आयोग उनके लिए भी बना लो कि कितना युवा परेशान है, कितनी वैकेंसीज़ हम दे पा रहे हैं, और जो दे भी पा रहे हैं, जिन पे परीक्षाएँ भी करा रहे हैं, वो ढंग से हो रही हैं कि नहीं, फ्री एंड फेयर, उनके रिज़ल्ट आ पा रहे हैं कि नहीं, नियुक्तियाँ सही से हो रही हैं कि नहीं, विद्यार्थी परेशान तो नहीं हैं। इन चीज़ों पर भी कमीशन बनाने का सोच लेते। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी वो भी है, लेकिन यही है कि थोड़ी-सी उसमें दुर्भावना पूर्ण उस नियम को बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी एक मसौदा तैयार हुआ था, जिसमें अगर आरोप झूठा पाया जाता है तो लगाने वाले पर, यूजीसी एक्ट लगाने वाले पर कार्रवाई का प्रावधान था। पूरे षड्यंत्र पूर्वक उसको निकाला गया, हटाया गया। कमेटी के चेयरमैन द्वारा ये काम किया होगा, हम सब जानते हैं कौन है चेयरमैन। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं राजनीतिक कोण इसमें नहीं देना चाहता किसी भी तरीके से, किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि सब एक जैसे हैं, या तो एक सांपनाथ वे नागनाथ। तो सबसे पहली बात तो ये कि ज़रूरत कोई ख़ास थी नहीं, और इतना कुछ ये नहीं था, ना इसकी डिमांड थी, ना कोई मांग रहा था, ना कोई मुद्दा था, ना कोई धरना दे रहा था कि भैया ये लाओ, इसकी बहुत डिमांड है। पहले से ही एग्जिस्टिंग दलितों के हित के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत से नियम हैं, फिर भी ये लाया गया। और फिर आप क्या तर्क देते हैं, क्या दलील देते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इसको लाए, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत थी या गाइडलाइंस थी कि आप ऐसा बनाइए। तो इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ साल पहले ये पाया कि एससी एसटी एक्ट थोड़ा-सा एग्रेसिव है, और उन्होंने एक कानून बनाया कि इसमें सिर्फ़ एससी एसटी एक्ट लगते ही कार्रवाई ना हो, सीधा ना उठा लिया जाए, थोड़ा-सा प्राथमिक जाँच पड़ताल करी जाए, और थोड़ी-सी सच्चाई अगर उसमें निकलती है तब इसके बाद ही कोई तब कार्रवाई की जाए। तो उस पर थोड़ा-सा भी विरोध हुआ, तो आपने डर के सीधा जाके संसद में उस कानून को पलट दिया। वहाँ तब तो आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं सोचा, तब तो नहीं आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की क्या इच्छा है, माननीय न्यायालय की। उसको तो आपने पलट दिया, और यहाँ आप दलील दे रहे हैं कि उसने किया। और ना सिर्फ़ एक सरकार, ये सत्ता, ये सरकार, ये पार्टी, सब एक जैसे हैं। आरक्षण आया भी था आज़ादी के बाद, तब ये एक निश्चित वैधता के साथ आया था कि कुछ सालों के लिए है। कोई बुरी बात नहीं है। एक किसी के 2-3 बेटों में से अगर कोई एक थोड़ा आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है, कमज़ोर निकल जाता है, तो माँ-बाप का भी झुकाव उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा रहता है, और इसमें कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी बेटों का बुरा चाहते हैं या अहित चाहते हैं। तो सरकार हुई, देश हुआ, ये भी संविधान हुआ, हमारे एक तरीके से जनता के पालक होते हैं। और एक पिछड़े गुट, पिछड़े फैक्शन के सपोर्ट में अगर कोई चीज़ आती, हालाँकि तब भी ये बात उठी थी कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हम कैसे कोई एक ऐसी चीज़ ला सकते हैं, ऐसा कानून ला सकते हैं, जिसमें सिर्फ़ फ़ायदा कुछ लोगों का हो और दूसरे लोगों को उससे वंचित रखा जाए। तो ये तो समानता नहीं हुई, एक समानता नहीं हुई। लेकिन हाँ, ठीक है, इस आधार पर कि भई ठीक है, वो पिछड़े हैं, उनको साथ में लाना, बराबरी में लाने के लिए, तो ये कहीं न कहीं जस्टिफ़ाइड लगा लोगों को। लेकिन हम देखते हैं समय के साथ उस वैधता को वापस से बढ़ाया गया, रिन्यू किया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार। और उस परसेंटेज को, रिज़र्वेशन के, उसको भी फिर बढ़ाते चले गए, और पार्टियों की हिम्मत ना हुई किसी की भी, जो भी आज 70, 75, 80 साल होने को हैं, कि उस बात को कह सकें। आज वो वक़्त था जब ज़रूरत थी। आज देखिए आप, अगर हम अगड़े और पिछड़े में भी देखें, तो जो पिछड़ा वर्ग है उसी से क्या नहीं है हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, अभी जो चले गए हैं मुख्य न्यायाधीश। तो देश के जो सबसे बड़े पद हैं उन पर तो हैं। आज का समय, आज की सूरत तो बदल चुकी है। क्या अब भी उतनी ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है अभी भी उतनी, लेकिन जो सही लोग हैं उनको टारगेट करके उन तक फ़ायदा पहुँचाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, उन्हीं जातियों में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं
जिनको फ़ायदा पहुँचना चाहिए पर नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि पहले से ही जो फ़ायदा ले चुके हैं उनका कब्ज़ा हो रखा है। इस बात को कहने से डरती हैं सरकारें, क्योंकि उनको पता है कि इस मुद्दे को जो भी छेड़ेगा या जो भी सच कहने की हिम्मत करके इसमें कुछ भी बदलाव करने के लिए छुएगा भी इसको, तो आगे 50 साल तक उनका वनवास तय है। क्योंकि उन्हें पता है वोट बैंक तो यही है, उन्हें पता है कि सरकारें तो यहीं से बनेंगी। तो ना तो उसे कोई छूना चाहता है, ना छेड़ना चाहता है, बल्कि एकदम मक्कारी के तौर पर ये वोट लेने की चाह में तुष्टीकरण करने की राह पर खाली उस परसेंटेज को बढ़ाते जा रहे हैं, और जो अनरिज़र्व्ड सीट्स हैं उनको कम करते जा रहे हैं, और उसकी वैधता को भी एक तरीके से अनंत काल तक के लिए कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इसकी क्या ज़रूरत थी? और मान लीजिए कि अगर इसका मिसयूज़ हुआ, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक भद्र महिला कोई तो हैं, वो कह रही हैं कि सवर्णों को तो फंसाया ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले हज़ारों सालों पहले इनके पूर्वजों ने पिछड़ों अगड़ों के पूर्वजों ने पिछड़ों पर अन्याय किया है, तो उनकी सज़ा इनको दोगी, इस पीढ़ी को दोगी। उनकी दुर्भावनापूर्ण उनकी मानसिकता को देखिए, वो सीधा यही बोल रही हैं, इनको तो फंसाया ही जाना चाहिए, और बस इसी बात का डर है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है ऐसा, दबे कुचले स्वरों में बहुत लोगों ने बोली हैं ये बातें, और उनके मैं फ़ेसबुक पे देख रहा हूँ उनके कमेंट्स, उनसे साफ झलक रही है ये चीज़ की वो समानता नहीं चाहते। उनको भी पता है कि बहुत हद तक आ चुकी है। उनको भी पता है बहुत हद तक अब कोई उनका शोषण नहीं कर सकता, और वो इतने पिछड़े भी रहे नहीं हैं। बावजूद इसके अब बस उनके मन में एक दुर्भावना सी रह गई है ज़्यादातर लोगों के मन में। हालाँकि सब 5 उँगलियाँ एक सी नहीं होती हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो सही बात बोल रहे हैं, सत्य को सत्य बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, पर वो भी गालियाँ खा रहे हैं फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। किसी ने भी बोल दिया, शुभंकर मिश्रा ने बोल दिया, चित्रा त्रिपाठी ने बोल दिया, कुमार विश्वास ने बोल दिया, वो एक सांसद साहब के बेटे ने बोल दिया। तो वो सिर्फ़ इसलिए गालियाँ खा रहे हैं कि तुम्हारे साथ अगर पक्षपात का कोई कानून आया है, तो तुम उस पर अपना पक्ष क्यों ले रहे हो? बस पक्ष ले रहे हो, बस इसी पे वो लोग गालियाँ खा रहे हैं कि आप पक्ष क्यों ले रहे हो? भाई साहब, बड़ी बड़ी बात हो गई। और आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो खुद? अभी तो यूजीसी तो झांकी है, अभी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण बाकी है, फिर समान रूप से प्रॉपर्टीज़ बाँटी जाएँगी, संपत्ति बाँटी जाएगी। ठीक है, कर लो, ये सब भी कर लो, अच्छा है, कर लो, जो मन में है सब कर लो एक तरीके से, सब जगह कर लो। ये भाई अभी क्रिकेट टीम भी जो खेल रही है, 1-2-3 जगह जहाँ ये ज़हर नहीं पहुँच पाया है, इसरो हो गया, या खेल हो गया, या हमारे डिफेंस सेक्टर में 1-2 जगह, तो वहाँ भी कर लो। ये अभिषेक शर्मा अच्छा खेल रहा है, निकालो इसको, इसको मत खेलने दो। क्यों? क्योंकि ये तो अगड़ा है। यही यही हो जाएँगे क्या? रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, ईशांत शर्मा, निकालो इनको अभी। ये ऐसे जीतने मत दो देश को। अगर एक ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ये तो अगड़े ही पूरा क्रेडिट ले जा रहे हैं? यहाँ भी पूरा लगा दो, रोस्टर पूरा बना दो, पूरा बना दो। 11 में से 8 तो भाई होने चाहिए, वो केवल 3 ही अनरिजर्व्ड होना चाहिए, उस पे जो आ जाएँ, जो आ जाएँ, है ना? सब जगह कर दो ये। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि भेदभाव होता है, आज भी होता है पिछड़ों के साथ कई जगह पे। गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी तो नहीं थी, ले आए हो, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जो मसौदे पहले तैयार किए थे जिन लोगों ने, जो दुर्भावना से ग्रसित नहीं थे, जो अपना काम कर रहे थे, जिनको ज़िम्मेदारी दी गई थी, जिनको कमीशन में बिठाया गया था आयोग में, तो उनके उस फैसले को पलट के वापस से ऐसा क्यों किया गया कि अगर कोई झूठा मुकदमा करता है, तो उसके खिलाफ कोई सज़ा का जो प्रावधान था, जो दंड का प्रावधान था, उसको क्यों हटाया गया? उसको एक तो वापस लाया जाए। दूसरा, जो कमिटी है, जो आपकी इक्विटी कमिटी है, वहाँ उस पैनल में आप बिल्कुल नाम दर्ज बता रहे हो कि ओबीसी का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, और सामान्य वर्ग का कोई नहीं होगा। ये पक्षपात क्यों? उस कमिटी में कोई क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब सीधा-सा है कि आप रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रखना चाह रहे हैं, ताकि यूनानिमसली एक मत होके कमिटी शोषण कर सके।
सवर्णों का एक सा फैसला दे सके, किसी को कोई आपत्ति तक ना हो, क्योंकि आपत्ति होगी तो अपील होगी तो ऊपर की अदालतों में केस जाएगा। और आपको इतना भी डर है कि ऊपर की अदालतों में जाएगा तो वहाँ अगर ये सच्चे होंगे तो बच जाएंगे, मतलब आपने ऐसे कर दिया है कि बचना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हमारे समानांतर सब लोग, सब देश, सब जगह पर लोग प्रगति कर रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं, और हम आपस में लड़ने पे व्यस्त हैं। आप सोच के देख लीजिए, आप एक केस स्टडी ले लीजिए, आप श्रीलंका आज से 50 साल पहले समृद्ध था, हमसे ज़्यादा समृद्ध माना जाता था। वहाँ पर 2 एथनिसिटीज़ हैं, एक सिंघल है और एक तमिल है, जो लगभग हम जिन्हें तमिलनाडु से ओरिजिनेटेड मानते हैं। तो वो सिंघल जो है वो मेजॉरिटी में है वहाँ पे, सिन्हाला बोलते हैं अंग्रेजी में। और वो कुछ तो 60% के आसपास हैं और 40 के आसपास तमिल हैं। और ये हुआ वहाँ पे कि क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं, तो लगभग 80 से 90% जो जगह थी सरकारी महकमे में या जो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, वो आरक्षित कर दी गई सिंगलों के लिए। और आम तौर पर देखिए, जो जेनेटिक क्या बोलते हैं, सच्चाई है, बायोलॉजिकल सच्चाई है, जो जेनेटिक रेस होती है, जो कुछ बेहतर होती है तो होती है, उसमें जो तमिल लोग हैं वो बेहतर माने जाते हैं। वो टैलेंटेड माने जाते थे, वो ज़्यादा टैलेंटेड होते थे, ज़्यादा नंबर लाते थे। और क्योंकि आरक्षण बहुत बुरी तरीके से हावी हो गया था वहाँ पर, तो वो पूरे सिस्टम से बाहर थे, पूरे सिस्टम से वो बाहर थे। तो उनका एग्ज़ोडस चालू हुआ, वो भारत में गए, दूसरे देशों में गए, वो वहाँ पे एलटीटी ग्रुप बना, फिर प्रभाकरन उनका मारा गया, बाद में पकड़ा गया। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लपेटे में आ गए थे उसी प्रॉब्लम में। खैर, तो समझ लीजिए आज फिर जो हालत है श्रीलंका की वो इसी वजह से है कि वहाँ का जो भी टैलेंट था वो पूरा ब्रेन ड्रेन हो चुका है, कुछ बचा नहीं उस देश में। जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो इतने सक्षम नहीं है, पूरा देश ख़त्म कर दिया, खोखला कर दिया। तो खैर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में पिछड़ों में टैलेंट नहीं है या वो चला नहीं सकते किसी देश को, सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें सम्मान करना चाहिए कि हमारे देश में अगर कोई इथनिसिटी ऐसी है कि जहाँ से लोग निकल के जा रहे हैं, आज पूरे संसार पे राज करने वाला डिजिटल दुनिया का जो कंपनी है गूगल, उसकी रीढ़ की हड्डी हमारे सुंदर पिचाई। आज क्या कारण है कि वो एक विदेश की कंपनी में जाके सीईओ बने हैं, और मतलब वही चला रहे हैं लगभग गूगल को, वो इतने टैलेंटेड हैं। 2000 करोड़ का पैकेज उनको मिलता है उनके टैलेंट के बेस पे। क्यों आज ये स्थिति है कि हमारे देश में ऐसी कोई कंपनी तक नहीं है जो उनको डिज़र्व करे, पैकेज दे सके, छोड़ दीजिए, कोई कंपनी ऐसी भी नहीं है कि वो उसमें काम कर सकें और अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर सकें, उस अपना पूरा 100% दे सकें। तो ऐसा इसीलिए तो है कि हमारे यहाँ जो टैलेंटेड लोग थे, जो प्रतिभाशाली लोग थे, उन्होंने यही तो देखा कि उन्होंने भी कोशिश की होगी समझाने की लोगों को, हाथ जोड़ने की, विनय अनुनय करने की, कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने भी बताया होगा कि ऐसा किया जाए, देश को आगे ले जाना है, देश को पहले सोचिए। लेकिन नहीं मानी गई होगी उनकी बात, नज़रअंदाज की गई होगी। उनको बोला गया होगा कि ज़्यादा होशियार मत बनो, है ना, हमको मत सिखाओ। तो उन्होंने भी फिर क्या, वो यही समझा, यही ठीक समझा कि चलो जब नहीं समझ रहे हैं तो निकलते हैं, तो बाहर चले गए लोग। उनको भी हम दोष नहीं दे सकते कि देश छोड़ के चले गए, पढ़ाई लिखाई यहाँ से करी, संसाधन यहाँ के इस्तेमाल करें, और आप सेवा दे रहे हैं बाहर के देशों को, हम कहाँ तक उनको दोष दें। हमने खुद इतनी काबिलियत नहीं विकसित की अपने देश की, अपने देश के संसाधनों की, कंपनियों की, उनको मौका देने वाले संस्थानों की, कि वो उनकी प्रतिभा के साथ न्याय कर सकें। तो जब तक ये कानून में ये सुधार ना हो जाए, चलो मैं ये भी नहीं बोलता कि एकदम वापस कर लीजिए, हर चीज़ का ये समाधान नहीं होता है सीधा 180 डिग्री और 360 डिग्री समाधान नहीं होते हैं सारे मुद्दों के, कि साहब वापस ही कर लो, हमें चाहिए नहीं, फाड़ के फेंक देना है, वो भी नहीं है। इसमें एक दो जो कमियां हैं इनका सुधार कर लो। एक तो उस कमेटी में सवर्ण पक्ष से भी उनका प्रतिनिधि डालिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव डालिए। दूसरा, अगर केस झूठा पाया जाता है तो आप उसको जेल मत करिए,
अर्थदंड भी मत करिए, कम से कम कुछ तो ऐसी सज़ा दीजिए कि भाई तुम्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा 2 महीने के लिए, 3 महीने, कुछ तो ऐसा करिए कि कम से कम वो मोटिवेट ना हो दुर्भावना से ग्रसित माइंडसेट के चलते सवर्ण कैटेगरी के विद्यार्थियों से बदला लेने के लिए। इसकी जो कमियाँ हैं बस वो दूर कर दीजिए, बाकी सब ठीक है। जय हिंद।